देखो जो हमने पिछली रिकॉर्डिंग हो गई सर सर। हाँ, जो पिछले टाइम हमने जो देखा था वो मैंने एक डेटा सेट लिया था, उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन के आंसर निकाले थे। मैंने यहाँ पर डेटा सेट लिया है, वो उसके अंदर आप अगर देखोगे तो 10,000 से ज्यादा रोज वहां पर अवेलेबल है और 15 से ज्यादा कॉलम वहां पर अवेलेबल थे, यानी कि डेटा सेट बड़ा डेटा सेट था। तो उसके ऊपर हमने कुछ 8-10 क्वेश्चन के आंसर वहां पर निकाले थे, देखे थे। तो पिछले टाइम मैंने थोड़ा सा फास्ट लिया था, इसकी वजह से शायद आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज करना है। तो जब तक आप एक्सेल ऐसी चीज है, जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे फॉर्मूला के ऊपर, जब तक आपकी अच्छे से पकड़ नहीं होगी, तब तक आपको कौन कैलकुलेशन कैसे करने हैं वो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो मतलब एक्सेल ऐसी चीज है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। नहीं तो फिर समझ में नहीं आता है, जल्दी समझ में नहीं आता है कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है और आंसर कैसे निकालने हैं। तो आज हम लोग वापस उसी डेटा सेट को देखेंगे, आगे के क्वेश्चन के आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे आज। तो मैंने अभी स्क्रीन शेयर कर दी है। तो देखो, हमने कस्टमर डेटा सेट से एक डेटा सेट लिया था, उसके अंदर पिछले लेक्चर में करीब से करीब कम से कम 11 क्वेश्चन के आंसर निकाले थे। तो आज मैं क्या करूंगा, आगे के क्वेश्चन लेकर उनके सभी के आंसर आपके सामने निकालूंगा और ये डेटा सेट गिटहब के लिंक पे आज शेयर कर दूंगा। आपको क्या करना है, वीडियो देख देख करके प्रैक्टिस करनी है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो अभी एक बार डेटा सेट को सबसे पहले देख लेना है। डेटा सेट के अंदर कस्टमर के आईडी दिए गए हैं, कस्टमर के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जेंडर दिया गया है कस्टमर का, उसके बाद एज दिया गया है, उसके बाद सिटी के नाम दिए गए हैं, स्टेट के नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, रीजन दिखाई दे रहा है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसे रीजन के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ज्वाइनिंग डेट करके एक डेट का कॉलम यहाँ पर है। उसके बाद परचेज डेट से एक लास्ट परचेज डेट से एक यहाँ पर कॉलम दिया गया है। टोटल ऑर्डर नाम से एक कॉलम है, टोटल स्पेंट नाम से एक यहाँ पर कॉलम दिया गया है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू के नाम से भी एक कॉलम है। उसके बाद लॉयल्टी स्टेटस, इसके अंदर लॉयल्टी स्टेटस के अंदर गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, इस तरीके की लॉयल्टी दी गई है, तो ये एक कॉलम है। उसके बाद फीडबैक स्कोर, क्या है यहाँ पर, फीडबैक स्कोर, सबका फीडबैक आया होगा तो उसका स्कोर यहाँ पर दिया गया है, नंबर्स में दिया गया है। और एक्टिव स्टेटस, कस्टमर का स्टेटस दिया गया है, एक्टिव है या इनएक्टिव है कस्टमर। तो इस तरीके से ये डेटा सेट यहाँ पर दिया गया है, कस्टमर का डेटा सेट। यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में भी यही डेटा सेट हमने देखा था। अब इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन फाइंड आउट किए थे। तो अभी आप अगर देखोगे यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन नाम से एक शीट दी गई है, जिसके अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर निकालने के लिए हिंट भी दिया गया है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये हिंट यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक आंसर नाम से कॉलम है। अगर आपके आंसर आते हैं, नंबर्स में जिनके आंसर आएंगे वो आंसर आपको यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नाम से शीट यहाँ पर दी गई है। उसके बाद है पिवोट टेबल। यहाँ पर मैंने क्या किया है, पिवोट टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक शीट बना के रखा है, पिवोट टेबल। उसके बाद कस्टमर डेटा, ये है डेटा सेट। और ये यहाँ पर आंसर निकालने के लिए, अगर आपको आंसर निकालने हैं तो आप ये शीट यूज कर सकते हो, आंसर शीट है यहाँ पर फॉर्मूला लगाकर आपको आंसर निकालने हैं। इस तरीके से ये कस्टमर डेटा सेट नाम से एक वर्कबुक है, इसके अंदर ये 4 शीट आपको अवेलेबल है। अब हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चन। तो देखो अभी यहाँ पर 11 तक क्वेश्चन हमारे हो गए थे,
अभी हम लोग लेंगे 12वां क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है फाइंड डिस्टिंक्ट लिस्ट ऑफ स्टेट्स। क्या पूछा है यहाँ पर? स्टेट्स कॉलम के अंदर से डिस्टिंक्ट स्टेट निकालने हैं, यानी कि यूनिक स्टेट निकालने हैं। तो यहाँ पर बताया गया है आपको यूनिक फॉर्मूला यूज करना है यूनिक निकालने के लिए। हमने यूनिक फॉर्मूला देखा था। तो अभी कैसे निकालेंगे? तो देखो, कस्टमर, मैं अभी स्टेट्स कॉलम से यूनिक निकालूंगा। तो कस्टमर डेटा के अंदर ये जो स्टेट कॉलम है, स्टेट कॉलम, इसको मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, कॉपी किया, आंसर शीट में लेके आया, यहां पर मैंने पेस्ट किया, पेस्ट एज वैल्यू। क्या किया मैंने? पेस्ट एज वैल्यू। तो देखो अभी यहाँ पर आपको कॉलम का हेडर स्टेट है और नीचे स्टेट दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर हमें यूनिक निकालना है। तो यूनिक कैसे निकाल सकते हो? वापिस इसको मैं देखो कॉलम का हेडर छोड़ के बाकी का डेटा कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, यहां पर मैं इसको पेस्ट करूंगा। यहां पर मैंने पेस्ट किया, पेस्ट एज वैल्यू किया। इसके अंदर डुप्लीकेट अवेलेबल हो सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो पेस्ट किया है इसको मैं पूरा सिलेक्ट करता हूं डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है रिमूव डुप्लीकेट्स। क्या है? रिमूव डुप्लीकेट्स। इसके अंदर जो भी डुप्लीकेट डेटा रहेगा, स्टेट के नाम अगर डुप्लीकेट रहेंगे, डबल डबल टिबल टिबल, तो वो रिमूव हो जाएंगे। तो ऑप्शन है यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट्स। मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करता हूं तो ये पूछ रहा है, देखो यहाँ पर ये रिमूव डुप्लीकेट्स नाम से डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसके अंदर लिखा है कॉलम यल। तो आप लोग देख सकते हो हमारा डेटा अभी कॉलम यल के अंदर मौजूद है यहाँ पर, यानी कि हमारा जो डेटा है वो कॉलम यल में है। तो इसके लिए यहाँ पर कॉलम यल दिया दिख रहा है आपको, इसको टिक किया है। अब मैं ओके प्रेस करता हूं। जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया, देखो यहाँ पर लिख के आ रहा है 10008 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव, यानी कि जितने डुप्लीकेट मिले थे उसका काउंट यहाँ पर आ गया और रिमूव कर दिया। आगे क्या है? 12 यूनिक वैल्यूज रिमेन। अब इसके अंदर सिर्फ 12 यूनिक वैल्यूज बाकी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 12 यूनिक वैल्यूज रिमेन। तो इस तरीके से ये डुप्लीकेट रिमूव करता है। सिर्फ इसके अंदर अभी यूनिक डेटा ही रहेगा। मैं ओके प्रेस करता हूं तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कॉलम यल के अंदर से जो डुप्लीकेट थे वो डिलीट हो गए और सिर्फ यहाँ पर आपको यूनिक दिखाई दे रहे हैं। कितने हैं ये? अगर हम लोग काउंट करेंगे तो देखो यहाँ पर नीचे काउंट 12 आ रहा है। कितना? 12। तो ये रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन से भी हम लोग यूनिक निकाल सकते हैं, डुप्लीकेट रिमूव हो जाते हैं। इसके लिए रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इसी का यूज करके आप यूनिक निकाल सकते हो, या फिर आपको फंक्शन यूज करना पड़ेगा यूनिक इक्वल टू यूनिक। यूनिक के अंदर ये पूछ रहा है एरे। मैं एरे को पूरे कॉलम का हेडर छोड़कर, स्टेट कॉलम का हेडर छोड़कर बाकी सभी डेटा को मैंने सिलेक्ट किया एरे और ब्रैकेट को कंप्लीट कर दिया। यूनिक का फॉर्मूला मैंने क्या किया? सिर्फ एरे को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को कंप्लीट कर दिया। इतना ही आपको फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिख रहा है। अब मैं एंटर प्रेस करता हूं। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो देखो यहाँ पर यूनिक डेटा निकल के आ गया। कितने हैं यहाँ पे? काउंट 12। कितना है? काउंट 12। तो इस तरीके से यूनिक डेटा निकालने के लिए स्टेट कॉलम के अंदर से हमने यूनिक स्टेट निकाल लिए। इतने ही यूनिक स्टेट थे वहां पर, 12 इसका काउंट आया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या था? फाइंड डिस्टिंक्ट लिस्ट ऑफ स्टेट्स। तो यूनिक स्टेट कॉलम के ऊपर यूनिक फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा करके आंसर यहाँ पर निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट। हेलो हेलो। हाँ बोलो। जो आपने अभी ये जो यूनिक का फॉर्मूला दिखाया ना सर, हाँ ऐसे एक क्वेश्चन मुझे एक बार आया था जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था। बट हाँ उसमें क्या हुआ, उन्होंने मुझे दो अलग अलग फाइल दी। एक में 90,000 डाटा था और दूसरे में 50,000 डाटा था। हाँ। और मुझे बोले कि इस दोनों में कुछ सिमिलर है और कुछ यूनिक है, तो मुझे वो यूनिक निकाल के दो। तो उस समय मुझे नहीं आया, तो ऐसे में क्या कह रहे हैं? तो उस समय आपको VLOOKUP यूज करना था वहां पर। उसके तब इतना मालूम नहीं था मुझे, बट एक बार दिखाएंगे क्या ऐसे, अगर पॉसिबल होगा ना? अभी अभी यहाँ पर कैसे दिखा सकते हैं?
आंसर शीट। देखो इस तरीके से ये यूनिक निकाला जाता है। अभी क्या करेंगे वापस इसमें से, अभी ये डेटा तो बहुत बड़ा है, यहाँ पर वो सिचुएशन कैसे आएगा? अभी डेटा उस तरीके से नहीं है आप जो बोल रहे मतलब हो। हाँ, मतलब एक ही वर्कबुक में नहीं, अलग अलग वर्कबुक में था, दो दो अलग अलग फाइल, तो एक उसी मिनट, में एक से। काम करते हैं। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, ये पूरा कॉलम सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी किया मैंने, वापस यहां पर मैंने पेस्ट किया, 1 2 3 पेस्ट एज वैल्यू किया। इसके अंदर से मैं डेटा में अभी जाकर के यूनिक डुप्लीकेट निकाल देता हूं। तो यहाँ पर देखो अभी यूनिक डेटा रह गया। आपके केस में क्या था, अभी देखो जैसे यहाँ पर उड़ीसा दिख रहा है, उड़ीसा के बाद में मैं यहाँ पर नाम लिखूंगा कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, समझो स्टेट का नाम नासिक है, ऐसे पकड़ लो थोड़ी देर के लिए। मैंने ओके। यहाँ पर लिखा नासिक, उसके बाद लिखा नगर, उसके बाद लिखा पुणे, उसके बाद लिखा जैसे कि मुंबई। अभी ये स्टेट के नाम नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया। मान लीजिए कि ऐसा डेटा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। आपके केस में क्या हुआ था, दो अलग अलग वर्कबुक पे था वो डेटा, तो आपने क्या करना था, जो दो अलग अलग कॉलम थे उनको एक के सामने एक ऐसे इस तरीके से लेके आना है। देखो अभी यहाँ पर एक कॉलम है, एक वर्कबुक से यहाँ पे एक कॉलम को लेके आएंगे, दूसरे वर्कबुक से दूसरे कॉलम को यहाँ पर लेके आएंगे। तो अभी चेक करेंगे, इसके लिए यहाँ पर VLOOKUP का फॉर्मूला यूज किया जाएगा। देखो यहाँ पर कितना काउंट है, 16, और यहाँ पर काउंट आपको कितना दिख रहा है, 18। सॉरी, यहाँ पर अगर आप काउंट देखोगे तो 10021, कॉलम का हेडर छोड़ दिया तो 10020, यानी 20। कि 10,020। टोटल रोज कितने हैं, 10,020 रोज है। और यहाँ पर आप अगर देखोगे रोज तो 16 है। तो आपको चेक करना होता है। अब ये देखो यहाँ पर VLOOKUP आप दो तरीके से लगा सकते हो, आपको चेक करना है ये जो नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये इस लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं। ये अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल एरे, कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है 1, कॉमा, रेंज लुकअप 0 यानी कि एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, यहां पर तमिलनाडु आ गया। इसका मतलब क्या होता है, ये जो तमिलनाडु है ये यहाँ पर इस लिस्ट में अवेलेबल है। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर इस लिस्ट में अवेलेबल है। देखो यहाँ पर तमिलनाडु दिख रहा है जी। आपको, नीचे भी तमिलनाडु वापस आपको दिखाई देगा, देखो नीचे भी अवेलेबल है। तो ये तमिलनाडु यहाँ पर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको नीचे ड्रैग करूंगा। देखो जैसे ही मैंने इसको नीचे ड्रैग किया तो ये जो स्टेट थे ये यूनिक थे, ये इसके अंदर अवेलेबल है इस लिस्ट के अंदर। तो ये सबके नाम निकल के यहां तक उड़ीसा तक आ गए। लेकिन नासिक, नगर, पुणे, मुंबई ये मैंने मैन्युअली ऐड किए थे, मैन्युअली। तो ये यहाँ पर ये आ गया। अब ये आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डेटा है ये आपको उड़ीसा तक, तमिलनाडु से उड़ीसा तक इस लिस्ट में अवेलेबल है। लेकिन नासिक, नगर, पुणे, मुंबई ये डेटा इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है। इसका मीनिंग ये होता है। तो आपका जो आंसर निकलना था वो इस तरीके से आपको निकालना था वहां पर। हाँ, ओके। यूनिक यूनिक जो फॉर्मूला है वो यूज नहीं होगा उस समय। हाँ, वहां पर यूनिक फॉर्मूला यूज नहीं होगा, लॉजिक चेंज हो जाएगा। आपको ये लॉजिक लगाना पड़ेगा वहां पर, VLOOKUP वाला। तो ये VLOOKUP ने क्या किया, चेक किया ये तमिलनाडु, ये राजस्थान, कर्नाटक इस लिस्ट में अवेलेबल है क्या। तो जो अवेलेबल होंगे वो वहां पर आंसर आ जाएगा, जो नहीं होंगे उसमें ये एरर आ जाएगा। तो ये को निकालने के लिए हमने सीखा था, इफ ये अगर आता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ ये, यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट फाउंड। देखो मैंने यहां पर लिखा नॉट फाउंड, ब्रैकेट को कंप्लीट करता हूं, एंटर प्रेस किया, वापस ये तमिलनाडु आ गया। अब इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो जो होंगे वो वैसे के वैसे आ जाएंगे। देखो ये तमिलनाडु, उड़ीसा ये अवेलेबल थे तो आ गए, और ये नीचे वाले
नहीं आए क्योंकि मैंने अभी मैन्युअली ऐड किए थे, तो ये नॉट फाउंड करके यहाँ पर रिजल्ट आ गया। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। उस केस में, आपके केस में लॉजिक चेंज होता है। एक्सेल के अंदर कौन सा भी फॉर्मूला, मतलब बहुत सारे फॉर्मूले हमने सीखे, कौन सा फॉर्मूला कहां पर यूज करना है, ये लॉजिक आपको लगाना, कब लगाना है, कैसे लगाना है, ये समझ में आना चाहिए। ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूला को अच्छे से समझ लोगे, तभी आपको ये समझ में आएगा कौन सा फॉर्मूला कहां पर यूज करना है, वरना समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने ये डेटा सेट अभी लिया हुआ है। इसी के क्वेश्चन को हम लोग आगे आगे लेके जाएंगे। उसके बाद मैंने वी लुकअप से ट्राई किया था, मतलब इंटरव्यू के बाद, बट मुझे मतलब आंसर आया नहीं वैसे। आई थिंक मैं ही गलत हाँ, हुआ। तो वीलुकअप लगा, आपने लगाया भी होगा, लेकिन आपको कैसे लगाना है वो समझ में नहीं आया होगा वहां पे। यस राइट। तो इसके वजह से वो आंसर वहां पे नहीं आया होगा, लेकिन आंसर आ जाता है। लॉजिक, हर एक फॉर्मूला एक्सेल के अंदर लॉजिकल फॉर्मूला है। हर एक फॉर्मूला का कुछ ना कुछ लॉजिक है। अगर वो लॉजिक आपको समझ में आता है कब कैसे यूज करना है, तभी आपका इंटरव्यू निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। ओके, थैंक यू। अभी हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे। देखो आगे का क्वेश्चन क्या है, काउंट नंबर ऑफ यूनिक सिटी। यूनिक सिटी, सिटी कॉलम के अंदर से यूनिक सिटी निकालनी है और उसका काउंट करना है। तो हमने देखा था टेक्स्ट डेटा के ऊपर काउंट ए फंक्शन यूज होता है और यूनिक निकालने के लिए यूनिक फार्मूला यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको काउंट निकालना पड़ेगा। तो देखो अभी मैं सिटी को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी, कॉपी किया, यहां पे मैं पेस्ट करूंगा, पेस्ट एज वैल्यू किया। आप यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट भी यूज कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यूनिक निकालने के लिए यूनिक का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करूंगा, इक्वल टू यूनिक एरे। एरे मतलब सिटी का पूरा कॉलम, सिटी का नाम छोड़ के, कॉलम हेडर छोड़ के एरे को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया। देखो यहाँ पे सभी यूनिक निकल के आ गए, सभी यूनिक यहाँ पर निकल के आ गए। तो अभी इसका काउंट निकालना है। क्या निकालना है, काउंट। तो मैं इसको पूरा कंट्रोल ए करके, कंट्रोल सी करके फॉर्मूला यहां से निकाल देना है, पेस्ट एज वैल्यू करना है। पेस्ट एज वैल्यू किया, फॉर्मूला यहाँ पर यूनिक का चला गया। अब निकालना है काउंट, इक्वल टू काउंट ए। काउंट ए, टेक्स्ट डेटा के ऊपर हमने देखा था काउंट ए फंक्शन यूज होता है। तो मैंने पूरा लिस्ट सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया। देखो यहाँ पर आंसर आ गया 20। कितना काउंट है, देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया, आपको नीचे काउंट 20 दिख रहा है, तो ऊपर आंसर भी 20 आ गया। इस तरीके से सिटी कॉलम के अंदर से हमने यूनिक डेटा निकाल के उसका काउंट निकाल लिया। इसी तरीके से क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, एड सफिक्स डैश IND। क्या लिखा है यहाँ पर, सफिक्स डैश IND टू ऑल कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी नाम का जो कॉलम है वहां पर ये सफिक्स लगाना है। सफिक्स का मतलब कस्टमर आईडी के बाद में हमें यहाँ पर डैश IND लगाना है। क्या लगाना है, डैश IND। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं कस्टमर आईडी कॉलम को कंट्रोल सी कॉपी किया, आंसर शीट में मैं इसको पेस्ट करूंगा, पेस्ट एज वैल्यू। कस्टमर आईडी को पेस्ट एज वैल्यू किया। अब देखो हमने दो फॉर्मूले सीखे थे, टेक्स्ट ज्वाइन और एक था कॉनकैट। तो दोनों फॉर्मूला से आप आंसर निकाल सकते हो, टेक्स्ट ज्वाइन और कॉनकैट। क्या करना है, यहां पर डैश IND, क्या लगाना है यहां पर, डैश IND। मतलब अभी यहाँ पे देखो कस्टमर आईडी है, तो आपको यहाँ पर इसके लास्ट में डैश IND लगाना है, डैश IND। तो देखो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा IND। हम लोग दो तरीके से सीखेंगे इसको, टेक्स्ट ज्वाइन
और कॉनकैट। अभी मैं कॉनकैट का यूज करूंगा। कॉनकैट फॉर्मूला हमने देखा था अभी 3 दिन पहले, कॉनकैट। तो यहां पर ये पूछ रहा है टेक्स्ट 1, तो मैं टेक्स्ट 1 को सिलेक्ट करूंगा, क्वामा। टेक्स्ट 2, इसके अंदर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग में डैश लगाऊंगा, एम्प्टी स्ट्रिंग में डैश, यानी कि ये डैश बीच में आ जाएगा जब कॉनकैट होगा तब, क्वामा। टेक्स्ट 3, आईएनडी को सिलेक्ट करता हूं, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, एंटर प्रेस किया, तो देखो यहाँ पर कस्टमर का आईडी आ गया और बाद में डैश आईएनडी पर, डैश आईएनडी भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब मैं इसको नीचे सिलेक्ट करूंगा, तो ये डेटा बहुत बड़ा है, तो अभी सिलेक्ट करने के लिए प्रॉब्लम आएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको नजदीक में ले लेंगे, आईएनडी के नजदीक में, और ये आईएनडी को भी मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, देखो आईएनडी आ गया, और इसको भी मैं नीचे ड्रैग करूंगा, तो देखो ये आंसर इस तरीके से आ गए। सभी कस्टमर आईडी के एंड में सफिक्स डैश आईएनडी यहां पर लग गया। क्वेश्चन क्या था, एड सफिक्स डैश आईएनडी टू ऑल कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी के बाद में सफिक्स आपको आईएनडी यानी कि इंडिया लगाना था वहां पर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से कॉनकैट का यूज किया। दूसरा एक फॉर्मूला है टेक्स्ट ज्वाइन। अब देखो यहां पर मैंने कॉनकैट लगाया था, अब यहां पर टेक्स्ट ज्वाइन, ये टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है ये फॉर्मूला। डिलीमीटर, हमें यहाँ पर डिलीमीटर क्या है, डैश, तो मैं यहाँ पर डबल कोट के अंदर डिलीमीटर डैश लिखूंगा, कॉमा। ये पूछ रहा है आगे का पैरामीटर, आगे का पैरामीटर इग्नोर एम्प्टी, इसके लिए मैं ट्रू करूंगा। अगर यहाँ पर कोई सेल अगर इग्नोर आता है, मतलब एम्प्टी सेल आता है, तो हमको वहां उसको इग्नोर करना है, यानी कि एम्प्टी सेल को इग्नोर करना है, इसलिए इग्नोर एम्प्टी, तो यहाँ पर ट्रू, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ट्रू, या फिर आप 1 भी लिख सकते हो, कॉमा। टेक्स्ट 1 पूछ रहा है, टेक्स्ट 1 मतलब कस्टमर आईडी, कॉमा। टेक्स्ट 2 मतलब आईएनडी, ब्रैकेट कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो आंसर यहां पर भी आ गया। दोनों फॉर्मूला यूज करके आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, इसको नीचे ड्रैग करेंगे। देखो जैसे मैंने ड्रैग किया, दोनों आंसर एक जैसे आपको दिख रहे हैं। देखो कस्टमर 12 आईएनडी, कस्टमर 12 आईएनडी, इस तरीके से सफिक्स लगाना था बाद में, तो ये सफिक्स लगाने के लिए टेक्स्ट ज्वाइन और कॉनकैट, इस तरीके के 2 फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किए। हमने दोनों भी फॉर्मूला देखे थे। उसके बाद आगे का क्वेश्चन, फाइंड द एज ग्रुप विथ हाईएस्ट एवरेज स्पेंडिंग। क्या बोल रहा है, फाइंड द एज ग्रुप विथ हाईएस्ट एवरेज स्पेंडिंग। तो आपको यहाँ पर कस्टमर के अंदर टोटल स्पेंड कॉलम दिख रहा है, टोटल स्पेंड। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द एज ग्रुप विथ हाईएस्ट एवरेज स्पेंडिंग, यानी कि क्या करना है, टोटल स्पेंड का एवरेज निकालना है, और उसमें से जिस कस्टमर का एवरेज ज्यादा है सबसे, मतलब टोटल स्पेंड का एवरेज निकालना है, और सबसे ज्यादा जिस कस्टमर का होगा उसका एज भी आना चाहिए, एज के हिसाब से टोटल स्पेंड वो भी एवरेज निकालना है। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसके लिए हम लोग प्योर टेबल यूज करेंगे। देखो मैं यहाँ पर प्योर टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं लूंगा कस्टमर आईडी नहीं, एज लूंगा। तो देखो जैसे मैंने एज के ऊपर क्लिक किया, वो वैल्यूज के अंदर चला गया। हमें वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें रोज में चाहिए। तो देखो सभी एज नंबर्स में आपको यहाँ पर रोज में दिख रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, टोटल स्पेंड कॉलम के ऊपर क्लिक करता हूं, देखो टोटल स्पेंड आ गया, लेकिन ये क्या है, सम, ऊपर आपको दिख रहा है सम ऑफ टोटल स्पेंड। हमें यहाँ पर एवरेज निकालना है, क्या एवरेज। तो इसके लिए मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, समराइज वैल्यू बाय एवरेज। तो देखो सभी का एवरेज निकल के आ गया, कस्टमर का एज है यहाँ पर, और उसका टोटल स्पेंड का एवरेज आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब ये क्या क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एज ग्रुप विद द हाईएस्ट एवरेज स्पेंडिंग, हाईएस्ट एवरेज स्पेंडिंग, तो हाईएस्ट आना चाहिए सबसे ऊपर। इसके लिए मैं अब क्या करूंगा, सॉर्ट करूंगा इसको, ये जो टोटल स्पेंड है इसका एवरेज आया, इसको सॉर्ट करूंगा, राइट क्लिक किया, सॉर्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसके ऊपर सिलेक्ट, पहले सेल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सॉर्ट, सॉर्ट में यहां पर आपको
लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जेड टू ए, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। जैसे मैंने क्लिक किया तो देखो एज के हिसाब से ये डेटा सॉर्ट हो गया, एवरेज। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे एज 20, जिनका एज 20 है, ऐसे सभी कस्टमर का टोटल स्पेंड एवरेज में यहाँ पर निकल के आ गया 7392.64। इस तरीके से यहाँ पर आंसर निकालने हैं। वही क्वेश्चन था, फाइंड द एज ग्रुप विथ हाईएस्ट एवरेज स्पेंडिंग, सबसे ऊपर आना चाहिए हाईएस्ट एवरेज स्पेंडिंग। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो एवरेज निकाला और सबसे ज्यादा जिसका है 7392 वो सबसे ऊपर आ गया, सॉर्ट किया मैंने इसको। तो इस तरीके से इसका आंसर निकालना था और एज भी आ गए और उनका टोटल स्पेंड भी एवरेज में आ गया। आगे का क्वेश्चन, शो कस्टमर्स विथ फीडबैक बिलो 5, क्या बोल रहा है, शो कस्टमर्स विथ फीडबैक बिलो 5, जिनका फीडबैक स्कोर 5 से कम है ऐसे कस्टमर को शो करना है, ऐसे कस्टमर को शो करना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे कौन से कॉलम की जरूरत पड़ेगी कि कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और फीडबैक स्कोर। तो देखो फीडबैक स्कोर, ये तीनों को मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी किया, कंट्रोल सी, यहां पर आंसर शीट में, आंसर शीट में मैं क्या करूंगा, इसको पेस्ट करूंगा, कंट्रोल सी, और आंसर शीट में मैं इसको पेस्ट करूंगा। देखो सभी पेस्ट हो गए, पेस्ट एज वैल्यू करूंगा, ये कॉलम के हेडर है यहां पर। अब यहां पर हम लोग यूज करेंगे फिल्टर। तो देखो यहां पर बोला है फिल्टर लगाना है, फीडबैक स्कोर के ऊपर फिल्टर लगाना है और कंडीशन देना है लेस देन 5। तो यही हम लोग यहां पर यूज करेंगे। देखो यहां पर इक्वल टू फिल्टर, फिल्टर में एरे, तीनों को सिलेक्ट करूंगा मैं, कॉमा, इंक्लूड बोल रहा है ये, इंक्लूड। तो इसके अंदर मैं फीडबैक स्कोर लेस देन 5 ऐसे कंडीशन दूंगा। तो इसके लिए मैं फीडबैक स्कोर को सिलेक्ट किया, लेस देन 5, कॉमा, इफ एम्प्टी में मैं लिखूंगा, अगर ये एम्प्टी आता है डेटा तो यहां पर आएगा नॉट फाउंड। जैसे एंटर प्रेस किया तो देखो यहां पर सभी कस्टमर निकल के आ गए यहां पर, लेकिन इनका फीडबैक स्कोर 5 से कम होना चाहिए। तो हम लोग अभी फिल्टर लगाकर चेक करेंगे इसको। पहले तो मैं इसको कंट्रोल ए से कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, पेस्ट एज वैल्यू करूंगा। अभी आप लोग यहाँ पर फिल्टर में फिल्टर लगाकर देख सकते हो, फीडबैक स्कोर 5 से कम ही होना चाहिए। तो देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5 से कम ही है, 5 से ज्यादा नहीं है। यहाँ पर आपको 7, 8, 9 ऐसे भी दिख रहा है, लेकिन इस डेटा के अंदर आप अगर फीडबैक स्कोर को चेक करोगे तो देखो 5 से कम ही है। तो हमारा क्वेश्चन यही था, ऐसे कस्टमर को शो करना है जिनका फीडबैक स्कोर 5 से कम है, इस तरीके से। अब आप ये मैंने यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर अगर देखोगे मैंने पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया था, यहाँ पर जब सिलेक्शन किया था तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया था। तो ये यहाँ पर फिल्टर फॉर्मूला लगाने के कारण नीचे जहां पे डेटा खत्म होता है उसके बाद यहाँ पर 0 आना शुरू हो गए, 0 आना यहाँ पर शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने जब सिलेक्शन किया था फॉर्मूला तब मैंने ऊपर से किया था। अगर मैंने नीचे से किया होता ऐसे, डेटा जहां तक है वहां तक, तो ये 0 वहां पर नहीं आते। ये 0 उस कारण यहाँ पर आए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर से सिलेक्शन किया था। वापस से एक बार दिखाता हूं आपको, इक्वल टू फिल्टर एरे। अब एरे ऊपर से नहीं लूंगा मैं, सिर्फ यहां पर डेटा ही सिलेक्ट करूंगा, कॉमा, इंक्लूड में फीडबैक स्कोर, इसको भी मैं फीडबैक स्कोर को सिलेक्ट किया, इज लेस देन 5। फॉर्मूला बार में आपको दिख रहा है लेस देन 5, कॉमा, इफ एम्प्टी नॉट फाउंड।
ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो यहाँ पर आंसर आ गया। अब आप अगर देखोगे तो नीचे जीरो नहीं आए हैं। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो नीचे देखो, इसके नीचे कहीं पर भी जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने डेटा सिर्फ कॉलम के नीचे से सिलेक्ट किया था, इसके कारण जीरो यहाँ पर नहीं आए। तो ये भी ध्यान रखना होता है जब आप फॉर्मूला लगाते हो तब। अब इसको मैं डिलीट कर दूंगा। हेलो सर, क्वेरी थी। हाँ बोलो। सर, जब हम कोई फार्मूला लगाते हैं और जब डेटा सेलेक्ट करते हैं हाँ तो वो सेलेक्ट करने के बाद वो कर्सर नीचे जाता है। अभी आपने लगाया था ना फिल्टर के लिए, हाँ तो फार्मूला ऊपर रहता है, तो हर बार हमें स्क्रॉल अप करना पड़ता है, तो वैसा हाँ, होता है या उसके लिए कुछ शॉर्टकट है? उसके लिए शॉर्टकट मैंने जब आपको लेक्चर जब शुरू किया था, 3 या 4 ही दिन हुए थे जब एक्सेल हमने स्टार्ट किया था, इसके लिए मैंने शॉर्टकट का पीडीएफ डाल दिया था। शॉर्टकट का पीडीएफ आपको डाल दिया था। कंट्रोल डाउन बटन प्रेस किया जाता है, कंट्रोल डाउन, देखना है फिर से। नहीं सर, उधर नहीं, जब डेटा फार्मूला में सेलेक्ट करते हैं तब। हाँ तो वही बता रहा हूं मैं, कंट्रोल डाउन का यहाँ पर आपको कहीं पर होगा शॉर्टकट, कंट्रोल डाउन बटन प्रेस किया जाता है, जैसे कि डेटा ऊपर से नीचे तक जाता है। अभी आप यही बोल रहे थे ना, देखो अभी मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आपको आप क्या बोल रहे हो, स्क्रॉल करने का ना? हाँ, जब डेटा सेलेक्ट करते हैं तो जो कर्सर नीचे जाता है, लास्ट रो तक जाता है, हाँ तो देखो तो अभी फार्मूला ऊपर रहता है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, मैं सिर्फ क्या प्रेस करूंगा, कंट्रोल डाउन, तो देखो नीचे आ गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? और सर कंप्लीट रो कॉलम सेलेक्ट करना हो तो वैसे ही कंट्रोल शिफ्ट अप, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन भी कर सकते हैं। हाँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन, पूरा कॉलम सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट अप किया तो पूरा कॉलम अभी सिलेक्ट हो गया। मैं डाउन पे था इसलिए पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। और सिर्फ आपको अगर ऊपर नीचे जाना है, अभी देखो कंट्रोल डाउन प्रेस किया नीचे आ गया, कंट्रोल अप प्रेस किया ऊपर आ गया, वापस कंट्रोल शिफ्ट डाउन, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। तीनों कॉलम थोड़ा सिलेक्ट क्लियर करने हो हैं। जाएगा। तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए अभी कंट्रोल शिफ्ट और ये वाला बटन प्रेस करेंगे। देखो तीनों कॉलम सिलेक्ट हो गए, वापस एक कॉलम। तो आप बटन कंट्रोल शिफ्ट यूज कर सकते हो पूरा सिलेक्शन करने के लिए कॉलम, और कंट्रोल डाउन और कंट्रोल अप सिर्फ लास्ट में जाने के लिए, लास्ट सेल में जहां तक डेटा है वहां तक जाने के लिए कंट्रोल डाउन, ऊपर जाने के लिए कंट्रोल अप। इस तरीके से बटन प्रेस करने हैं। ये शॉर्टकट हमने देखे थे, इसके लिए मैंने ये पीडीएफ आपको भेजा था उसी समय। तो इसके अंदर वो शॉर्टकट अवेलेबल है। कुछ शॉर्टकट इसके अंदर अगर नहीं है, बहुत सारे एक्सेल के अंदर बहुत सारे शॉर्टकट है, तो आपको क्या करना है, चैट जीपीटी से पूछना है। इसके लिए चैट जीपीटी से मदद लेनी है, वो बताएगा आपको। सर, आप एक बार फिल्टर का फार्मूला लगाए, मतलब थोड़ा मेरा जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा उसमें। हाँ अभी बोलो। जो फिल्टर का फार्मूला लगाया था ना, हाँ वो एक बार क्या करना है यहाँ पे? फिल्टर का फार्मूला एक बार लगाए, मतलब ये उसमें जो सारा मेरा रिमूव क्वेश्चन था। कीजिए और फिर से फिल्टर का फॉर्मूला लगाइए, वो बोल रहे हैं। ओके, तो इक्वल टू फिल्टर एरे, एरे का मतलब तीनों, लेकिन ऊपर से नहीं करेंगे सिलेक्ट। इसके लिए कंट्रोल डाउन प्रेस करेंगे, वापस कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पर तीनों कॉलम सिलेक्ट हो गए, हाँ सर, एरे सर अभी सिलेक्ट हो ना गया। जब हम फार्मूला में पूरा टेबल सेलेक्ट करते हैं तो फार्मूला ऊपर रह जाता है और हमारा कर्सर लास्ट रो तक आता है, तो हर हाँ बार नीचे जाएगा या? हाँ, ये हर बार ऐसे सिलेक्शन करने के लिए आपको नीचे ही लेके आएगा वो। वापस आपको क्या करना है, माउस से, देखो माउस से ऐसे मैंने ऊपर स्क्रॉल किया, फार्मूला ऊपर आ गया। चलिए ठीक है सर, समझ में आ गया? यस यस। नीचे जाएंगे, नीचे से ऊपर आने के लिए वापस यहाँ पर माउस का, मैंने क्या किया, यहाँ पर साइड में माउस को स्क्रॉल कर दिया ऊपर, फार्मूला आ गया। कॉमा, इंक्लूड में पैरामीटर देंगे, फीडबैक स्कोर लेस देन 5, फार्मूला बार में देखना है। कॉमा, नॉट फाउंड, इफ एम्प्टी, अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पर आएगा नॉट फाउंड। देखो यहाँ पर आंसर आ गया इस तरीके से। जब आप एंटर प्रेस करोगे अपने आप ऊपर आ जाएगा वो फार्मूला,
जहां पर लगाया होगा उस जगह पे वो अपने आप आ जाता है। तो इस तरीके से आंसर आ गया हमारा। अब आप अगर देखोगे तो सबिकल फीडबैक स्कोर लेस देन 5 है। तो इस तरीके से आंसर शो करने है। ये जो बाजू में जो ब्लू कलर वाली बॉर्डर दिख रही है, ये किस कारण से दिख रही है? मैंने आपको बताया था, डायनेमिक एरे। डायनेमिक एरे, इसमें कौन से फंक्शन आते हैं? सॉर्ट, फिल्टर, यूनिक, इस तरीके के फंक्शन डायनेमिक एरे इनको बोला जाता है। तो ये इस कारण से ये डेटा इस तरीके से आता है। फॉर्मूला एक ही जगह पे लगाना होता है, ऑटोमेटिक डेटा नीचे आ जाता है। लेकिन आप अगर वीलुकअप लगाते हो तो आपको ऐसे फॉर्मूला नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है, क्योंकि वीलुकअप डायनेमिक एरे नहीं है। अगला क्वेश्चन लेंगे अभी। ये आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये क्वेश्चन कब, मतलब जब आपका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगा ना, तभी इन क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे, वरना बहुत टाइम लग जाता है ये चीजें सीखने के लिए। अगला क्वेश्चन, टोटल स्पेंड बाय रीजन। टोटल स्पेंड बाय रीजन, तो यहां पर प्योर टेबल यूज करेंगे। टोटल स्पेंड बाय रीजन ये निकालना है, सिर्फ प्योर टेबल यूज करेंगे। यहां पर कैसे करेंगे? प्योर टेबल के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये जो पहले आंसर निकाला था हमने, इसको निकाल देंगे। टोटल स्पेंड बाय रीजन, तो इसके लिए मैं पहले रीजन को सिलेक्ट करूंगा। रीजन को सिलेक्ट किया, देखो रोज के अंदर रीजन आ गए, सभी रीजन के नाम यहां पर आ गए। और टोटल स्पेंड के ऊपर क्लिक करूंगा, देखो ये कॉलम का डेटा समराइज होकर के वैल्यूज के अंदर आ गया है, टोटल स्पेंड, सम ऑफ वैल्यू। तो देखो टोटल स्पेंड बाय रीजन का मतलब होता है हर एक रीजन का टोटल स्पेंड निकालना है। तो ईस्ट रीजन का आ गया, नॉर्थ का, साउथ का, वेस्ट का, टोटल यहाँ पर निकल के आ गया। सिर्फ प्योर टेबल यूज करना था आंसर के लिए। इस तरीके से आपको आंसर निकालने हैं। आगे क्वेश्चन, फाइंड परसेंट ऑफ एक्टिव वर्सेस इनएक्टिव कस्टमर। फाइंड परसेंट ऑफ एक्टिव वर्सेस इनएक्टिव कस्टमर, यहां पर बोला गया है काउंट इफ का फॉर्मूला आपको यूज करना है, या फिर प्योर टेबल भी यूज कर सकते हो। तो आप दोनों तरीके से आंसर निकाल सकते हो इसका। फाइंड परसेंट ऑफ एक्टिव वर्सेस इनएक्टिव कस्टमर, मैं प्योर टेबल का यहां पर यूज करूंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक्टिव इनएक्टिव के लिए एक्टिव स्टेटस कॉलम था, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो एक्टिव स्टेटस में यहां पर एक्टिव इनएक्टिव यहां पर आ गया। अब मैं कस्टमर आईडी को अगर सिलेक्ट करता हूं, कस्टमर आईडी को, तो देखो यहां पर कस्टमर आईडी आ गए। मैं इसको वैल्यूज के अंदर अगर लेके जाता हूं तो यहां पर ये बोल रहा है काउंट ऑफ कस्टमर आईडी, यानी कि एक्टिव कस्टमर इतने हैं, इनएक्टिव कस्टमर इतने हैं। टोटल काउंट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब हमें परसेंटेज निकालना है। मैंने क्या किया, कस्टमर आईडी को वैल्यूज के अंदर लेके आ गया, उसने काउंट निकाल दिया। तो हमारे टोटल कस्टमर है 10,020, इसके अंदर 7,500 एक्टिव कस्टमर है, 2,520 इनएक्टिव कस्टमर है। अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, इसके अंदर शो वैल्यू एज, समराइज वैल्यू बाय। देखो यहां पर शो वैल्यू एज के अंदर परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल हमने देखा था, परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो 100% में से 74.85 एक्टिव कस्टमर है और 25 इनएक्टिव कस्टमर है। टोटल कितने? 100 में से, यानी कि 10,020 जो कस्टमर थे उसमें से जो काउंट हमने देखा था उसमें 74% काउंट जो है, नियर अबाउट 75% एक्टिव कस्टमर है और 25% इनएक्टिव कस्टमर है। तो इस तरीके से परसेंटेज निकालना था। अभी यहां पर हमने प्योर टेबल का यूज किया। यही अगर आपको कौन सा फॉर्मूला बताया गया है यहां पर, काउंट इफ, तो काउंट इफ से भी निकाल सकते हो, हम लोग वो देखेंगे। यहां पर मैं क्या करूंगा, कस्टमर डेटा के अंदर से ये एक्टिव स्टेटस वाला कॉलम कॉपी करूंगा, आंसर शीट में लेके आऊंगा, यहां पर पेस्ट करूंगा, पेस्ट एज वैल्यू।
देखो पेस्ट एज वैल्यू यहाँ पर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूं एक्टिव, नीचे लिखूंगा इनएक्टिव। अब दोनों का परसेंटेज निकालना है, इसके लिए काउंट इफ्स, काउंट इफ्स टैब प्रेस किया, क्राइटेरिया रेंज 1। तो मैं यहां पर ऊपर से कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा क्राइटेरिया 1 एक्टिव, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो 7,500 इसका आ गया। इनएक्टिव इक्वल टू काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज 1 यानी कि पूरा कॉलम, कॉमा क्राइटेरिया 1 मतलब इनएक्टिव 2520 टोटल निकालना है इसका, इक्वल टू सम, देखो 10,020 यही आंसर पीओ टेबल में भी आया था। अब 10,020 में से 7,500 इक्वल टू 7,500 डिवाइडेड बाय 10,020, तो देखो यहाँ पर 74 आंसर आ गया। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर डेसिमल के ऊपर क्लिक करके 74.85, नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एरर आ गया, वापस यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इक्वल टू 2520 डिवाइडेड बाय 10,020, एंटर 25%। वो लॉक नहीं किया था आपने, उसकी वजह से एरर हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पर अभी 25 आंसर आ गया। इस तरीके से देखो 74 25.15, यहाँ पर भी 74.85 25.15 परसेंटेज, यही आंसर यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो हमारा आंसर शीट में आ गया। इस तरीके से आप काउंटिव फॉर्मूला का यूज करके भी आंसर निकाल सकते हो, प्योर टेबल से भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया। अभी आगे का क्वेश्चन है, ये भी हो गया। आगे का क्वेश्चन, विच स्टेट हैज मैक्सिमम टोटल स्पेंड, मैक्सिमम टोटल स्पेंड कौन से स्टेट में टोटल स्पेंड मैक्सिमम है ये देखना है। इसके लिए स्टेट कॉलम लगेगा और टोटल स्पेंड, ये दो कॉलम की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, कौन से दो कॉलम चाहिए थे हमें, स्टेट एंड टोटल स्पेंड, तो उसमें स्टेट को भी सिलेक्ट करूंगा और टोटल स्पेंड दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, आंसर शीट में इसको मैं पेस्ट करूंगा, पेस्ट एज वैल्यू। अभी हमें निकालना है स्टेट और उसका मैक्सिमम टोटल स्पेंड यानी कि सम इफ, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सम इफ। देखो यहाँ पर प्योर टेबल लिखा है, प्योर टेबल भी यूज कर सकते हो, सम इफ का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो हम लोग पहले सम इफ को देखेंगे, इक्वल टू सम इफ, अब ये पूछ रहा है रेंज कॉमा क्राइटेरिया, इसके लिए हमें यहाँ पर यूनिक डेटा भी चाहिए होगा, स्टेट जो है वो यूनिक चाहिए होगी। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो डुप्लीकेट है, जैसे कि यहाँ पर तमिलनाडु ऊपर भी है और तमिलनाडु नीचे भी है, तो यहाँ पर ये डुप्लीकेट इस तरीके से नहीं चलेगा। तो इसके लिए मैं अभी इसको कंट्रोल सी करके कॉपी किया, बाजू में पेस्ट कर लेता हूं, कंट्रोल वी, पेस्ट एज वैल्यू। डेटा टैब में जाकर रिमूव डुप्लीकेट्स करना है, देखो डुप्लीकेट यहाँ पर चले गए, सिर्फ 12 स्टेट यहाँ पर रह गए। अब मैं यहाँ पर समीप लगाऊंगा, इक्वल टू समीप रेंज, रेंज का मतलब स्टेट कॉलम, कॉमा क्राइटेरिया, कॉमा सम रेंज, टोटल स्पेंड, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, आंसर आ गया, नीचे स्क्रॉल किया तो देखो ये टोटल स्पेंड आ गया, ये स्टेट का नाम है। अब इसको क्या करना है, मैक्सिमम देखना है इसमें से कौन सा है, तो इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और Z to A सॉर्ट करेंगे,
सॉर्ट में मैंने जैसे ही क्लिक किया, अब ये पूछ रहा है Z2A, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है दो ऑप्शन है यहाँ पर, सॉर्ट वार्निंग, एक्सपांड द सिलेक्शन, नीचे है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया है, अब सिर्फ मुझे अगर इस कॉलम को ही सॉर्ट करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। लेकिन मुझे अगर दोनों कॉलम को ये जो वैल्यू है इसके हिसाब से अगर सॉर्ट करना है, स्टेट भी चेंजेस हो जाएंगे वहां पर, तो मैं यहाँ पर एक्सपांड द सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो अभी यहाँ पर एक्सपांड द सिलेक्शन के ऊपर क्लिक है, क्योंकि मुझे ये जो वैल्यू है ये जो वैल्यू है ये भी सॉर्ट होना चाहिए और इसके हिसाब से स्टेट भी सॉर्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक्सपांड द सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, सॉर्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने सॉर्ट के ऊपर क्लिक किया, महाराष्ट्र सबसे ऊपर आ गया। तो महाराष्ट्र का सबसे टोटल स्पेंड सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, यहाँ पर आप देख सकते हो। देखो 65 सबसे बड़ा, 65, 31, 255.68 सबसे ऊपर आ गया। इस तरीके से आप सॉर्टिंग करके मैक्सिमम हमें निकालना था स्टेट वाइज, तो स्टेट के नाम भी आ गए और टोटल स्पेंड का मैक्सिमम भी आ गया, सॉर्ट भी हो गया यहाँ पर। इस तरीके से आंसर निकालने हैं। कुछ डाउट रहेगा तो पूछना है। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। बाकी लोग समझ में आ रहा है क्या? यस बाकी लोग को कोई कुछ बोलता नहीं, समझ में आ रहा है कि मैं पूछ रहा हूँ? आ रहा है तो भी बोलना है, नहीं आ हाँ रहा है सर, तो भी बोलना है। आ रहा है। आ रहा यस है। सर, यस सर, समझ में आ रहा है। ओके ओके, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आगे आगे बढ़ रहा हूँ और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो सिखाने का कुछ मतलब नहीं है फिर। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई डुप्लीकेट कस्टमर नेम। अब देखो कस्टमर नेम के अंदर अगर डुप्लीकेट है तो उनको आइडेंटिफाई करना है, कितने कस्टमर के नाम डबल डबल आए हैं, ऐसे आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई डुप्लीकेट कस्टमर नेम। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हो आप लोग। कैसे करना है? कस्टमर नेम कॉलम को सिलेक्ट करना है। मैंने कस्टमर नेम को कॉपी किया, आंसर शीट में मैं पेस्ट करूंगा। कस्टमर के नाम सभी पेस्ट कर दिए। अब इसके अंदर जो डुप्लीकेट है उनको हाईलाइट करना है, जो भी नाम डुप्लीकेट है वो उनको हाईलाइट करना है। इसके लिए मैं यहाँ पर अभी पेस्ट एज वैल्यू करता हूं और यहाँ पर होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। हाईलाइट सेल, हाईलाइट सेल के अंदर ये डुप्लीकेट वैल्यू, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर कलर रेड हो गया, जो डुप्लीकेट है उनका कलर रेड हो जाएगा। ओके प्रेस करता हूं। देखो यहां पर मैंने ओके प्रेस किया। अभी अगर मुझे देखना है कि कितने डुप्लीकेट है या फिर कितने डुप्लीकेट है यहां पर देखना है, तो मैं कस्टमर नेम को यहां पर फिल्टर में जाकर फिल्टर लगाऊंगा। अब मैं यहां पर फिल्टर के ऊपर क्लिक करूंगा। फिल्टर के ऊपर क्लिक किया तो देखो आपको यहां पर दिखाई देगा सभी नाम यहां पर डुप्लीकेट दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कोई भी नाम नहीं है जो डुप्लीकेट नहीं है। देखो पूरा डेटा यहाँ पर रेड कलर में हो गया क्योंकि सभी नाम डबल डबल आए हैं। कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर जैसे कि रिया रेड्डी, कंट्रोल सी करता हूं, फिल्टर के अंदर रिया रेड्डी को मैं पेस्ट करूंगा। देखो रिया रेड्डी, तो देखो 2 बार रिया रेड्डी आया है। ओके किया, 2 बार में यहाँ पर बहुत ज्यादा बार यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिया रेड्डी। ये डेटा बहुत बड़ा होने के कारण एक्सेल लोड होने के लिए टाइम लेता है। ये जो घूम रहा है ये टाइम ले रहा है, क्यों? क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है, 10,000 रोज है, डेटा बहुत ज्यादा रहेगा तो फिल्टर लगाने के लिए टाइम लगेगा। देखो आपको रिया रेड्डी कितनी बार आया है, यहां तक दिख रहा है आपको।
इतनी बार रेयरिटी यहाँ पर आया है, इस तरीके से डेटा डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट को हाईलाइट करने के लिए होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट सेल रूल्स के ऊपर क्लिक करना है, डुप्लीकेट वैल्यू पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके जब आप डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, ओके प्रेस करोगे, तो ऑटोमेटिक जो भी डुप्लीकेट होंगे वो रेड कलर में आ जाएंगे। तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपको बाद में क्या करना है, फिल्टर में जाना है, यहाँ पर आपको फिल्टर बाय कलर में रेड ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, रेड कलर। उसके ऊपर जब आप टिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सभी रेड कलर वाले जो डेटा रहेगा उसको फिल्टर लग जाएगा, तो आपको जो डुप्लीकेट रहेंगे वो मिल जाएंगे इस तरीके से। अभी ये सारे मतलब डुप्लीकेट नेम है, एक ही सिंगल रो में करना होगा, एक एक नेम यूनिक टाइप। यूनिक निकालना है ऐसे? हाँ वैसे, मतलब जो 4-5 टाइम नेम आया ना वो हाँ। एक ही बार आए, मतलब समझ जाए कि ये रिपीट नाम है। तो इसके लिए आपको यूनिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर रिमूव डुप्लीकेट। दो ऑप्शन दिए गए एक्सेल के अंदर, डेटा टैब के अंदर रिमूव डुप्लीकेट, यानी कि डुप्लीकेट चले जाएंगे। कॉलम को पहले सिलेक्ट करना है, डेटा टैब के अंदर रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करोगे तो जितने भी डुप्लीकेट होंगे वो निकल जाएंगे, यूनिक ही डेटा रहेगा। और दूसरा तरीका है यूनिक फॉर्मूला। क्या? यूनिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अभी यूनिक लगाता हूं, UNIQUE, यूनिक एरे के मतलब मैं पूरा कॉलम सिलेक्ट करूंगा, इसमें कॉलम का हेडर भी आ गया, कस्टमर नेम कॉलम का हेडर, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो कस्टमर नेम। अभी एक्चुअली ये मैंने ऊपर से सिलेक्ट किया इसलिए ये कस्टमर नेम आ गया, ये नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए आपको इमली सिंह से नीचे डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर दिख रहा है कस्टमर नेम, तो ये यूनिक डेटा यहाँ पर निकल के आ गया। कहां तक है? नीचे तक। नीचे मतलब बहुत नीचे रहेगा वो, तो ऐसे नहीं ऐसे बहुत टाइम लगेगा देखने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल डाउन। देखो यहाँ पर कंट्रोल डाउन, नीचे आपको जीरो भी दिखाई दे रहा है। ये जीरो क्यों आया? क्योंकि मैंने पूरा कॉलम सिलेक्ट किया था। पूरा कॉलम सिलेक्ट करने के कारण ये जो नीचे ब्लैंक सेल है कॉलम के अंदर के, उसकी वजह से वहां पर वो जीरो आ गया है। तो आपको सिलेक्शन करते समय करेक्ट सिलेक्शन करना है। गलत सिलेक्शन करोगे तो इस तरीके से जो नीचे जीरो दिख रहा था, ये जीरो इसके कारण आ गया है। अब ये यूनिक डेटा यहाँ पर आपका निकल के आ गया। इसके अंदर आपको कॉलम का हेडर भी दिख रहा है, कस्टमर नेम, और नीचे सबसे नीचे जीरो भी दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आंसर आपको निकालने हैं। क्वेश्चन रहेंगे तो पूछना है, क्वेश्चन नहीं पूछोगे, डाउट अगर मन में रहेगा तो एक बार रह गया तो रह गया। अगला क्वेश्चन, रिमूव डुप्लीकेट कस्टमर आईडी। रिमूव डुप्लीकेट कस्टमर आईडी। अब देखो कस्टमर आईडी को मैं सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी, आंसर शीट में मैं पेस्ट करूंगा, पेस्ट एज वैल्यू, डेटा टैब के अंदर रिमूव डुप्लीकेट, कॉलम ई सिलेक्ट हो गया क्योंकि हमने कॉलम ई को यहां पर सिलेक्ट किया था। ओके प्रेस करूंगा तो ये पूछ रहा है, देखो इतने डुप्लीकेट वैल्यू इसने निकाल दिए। अभी यूनिक वैल्यू कितने रह गए? 10002। ओके, तो अभी सिर्फ यूनिक ही है, यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं है। अब चेक करेंगे यहाँ पर सच में यूनिक है या डुप्लीकेट भी है। इसके लिए मैं वापस इसको सिलेक्ट करूंगा, होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, डुप्लीकेट वैल्यू, ओके प्रेस किया। अब यहाँ पर रेड नहीं आना चाहिए, रेड नहीं आना चाहिए। फिल्टर लगाया, फिल्टर में फिल्टर बाय कलर में ये ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर रेड नहीं है, इसके कारण ये ऑप्शन यहाँ पर अभी सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो आप अगर देखोगे नीचे भी ड्रैग करोगे तो आपको कहीं पर भी रेड दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसके अंदर अभी डुप्लीकेट नहीं है, यूनिक ही डेटा है यहाँ पर। तो इस तरीके से कस्टमर आईडी में से यूनिक कस्टमर आईडी हमने निकाल लिए। क्वेश्चन भी वही था, रिमूव डुप्लीकेट कस्टमर आईडी। तो यहाँ पर हमने डुप्लीकेट को रिमूव किया और यूनिक कस्टमर वहां पर सिर्फ रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएट न्यू कॉलम शोविंग हाई वैल्यू इफ टोटल स्पेंड इज ग्रेटर देन
50,000 एल्स लो वैल्यू। अब ये बोल रहा है आप एक नया कॉलम क्रिएट करो जिसके अंदर अगर टोटल स्पेंड 50,000 से ज्यादा है तो हाई वैल्यू आएगा और 50,000 से कम है तो लो वैल्यू आएगा। फॉर्मूला कौन सा बता रहा है यहाँ पर? इफ। क्या है यहाँ पर? इफ का फॉर्मूला लगाना है। तो हमने कंडीशनल इफ का फॉर्मूला यहाँ पर सीखा था। कौन से कॉलम के ऊपर? एक नया कॉलम क्रिएट करना है और कंडीशनल इफ फॉर्मूला यूज करके ये आंसर हमें निकालना है। तो मैं अभी कस्टमर डेटा के अंदर सबसे लास्ट में मैं यहाँ पर एक नया कॉलम क्रिएट करूंगा। यहाँ पर लिखूंगा, ऊपर नाम दूंगा, मैं कुछ भी नाम दे सकते हो, लेवल। देखो एक्सेल टेबल होने के कारण ये ऑटोमेटिक एक कॉलम क्रिएट हो गया। ये एक्सेल टेबल है। इक्वल टू इफ। अब ये लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है। क्या? लॉजिकल टेस्ट। इसके अंदर इफ टोटल स्पेंड इज ग्रेटर देन 50,000 कॉमा वैल्यू इफ ट्रू में मैं लिखूंगा हाई वैल्यू, डबल कोट में कॉमा लो वैल्यू। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया। Sir, you are not audible. सर एक बार ऑफलाइन जाके ऑनलाइन आयो। हाँ आ रहा है आवाज? हाँ अब आ रहा आ है रहा सर। है अभी। ओके Yes, sir. ओके ओके। देखो अभी यहाँ पर इफ का फॉर्मूला मैंने लगाया लॉजिकल टेस्ट में। इफ, हाँ स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हुई आप। अच्छा अच्छा, ओके ओके। दिखाई दे रही है अभी? यस सर। तो देखो अभी Yes, sir. यहाँ पर कंडीशन हमने लगाना है इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन किया, लॉजिकल टेस्ट, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 50,000 कॉमा वैल्यू इफ ट्रू में मैं लिखूंगा हाई वैल्यू कॉमा अगर ये 50,000 से लेस है तो लो वैल्यू। देखो यहाँ पर जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, अब अगर ये एक्सेल टेबल होने के कारण ऑटोमेटिकली ये नीचे ड्रैग हो गया। हमने देखा था एक्सेल टेबल होने के कारण फॉर्मूला ऑटोमेटिकली नीचे चला गया, लास्ट तक गया है ये फॉर्मूला। देखो यहाँ पर लास्ट तक आया। अब आप अगर फिल्टर में देखोगे तो लो वैल्यू हाई वैल्यू दोनों भी आंसर यहाँ पर आ गए। चेक करना है लो वैल्यू। मैं अभी लो वैल्यू को फिल्टर लगाऊंगा, 50,000 से कम ही होना चाहिए लो वैल्यू, मतलब
देखो यहाँ पर मैं अगर फिल्टर में जाकर के देखता हूँ टोटल स्पेंड, तो आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर 50,000 से नीचे ही सभी वैल्यू दिखाई देंगे। देखो यहाँ पर सभी वैल्यू 50,000 से नीचे ही रहेंगी। देखो सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है, 49,863, तो यहाँ पर 50,000 से कम लो वैल्यू आए सबके। अब इसको मैं निकाल देता हूं हाई वैल्यू, ये 50,000 से ज्यादा ही होना चाहिए टोटल स्पेंड। तो देखो ये स्टार्टिंग कहां से हो गया, 50,686, और आगे सभी बड़े वैल्यू आपको दिखाई दे रहे हैं। डेटा के अंदर भी आपको सभी 50,000 से बड़े ही आंसर आपको, मतलब वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये हाई वैल्यू लो वैल्यू का हमने एक कॉलम क्रिएट किया। कंडीशन क्या था, टोटल स्पेंड अगर 50,000 से ज्यादा है तो हाई वैल्यू, टोटल स्पेंड अगर 50,000 से कम है तो लो वैल्यू। इस तरीके से ये आंसर यहां पर आपका आ गया। अब मैं वापस इसको डिलीट कर दूंगा। अगला क्वेश्चन, काउंट हाउ मेनी प्लैटिनम कस्टमर्स आर एक्टिव। हाउ मेनी प्लैटिनम कस्टमर्स आर एक्टिव। तो देखो अभी इनको देखना है कि यहां पर आपको प्लैटिनम वाले कस्टमर है, प्लैटिनम, तो ये प्लैटिनम वाले कितने कस्टमर है जो एक्टिव है। देखो यहां पर एक्टिव प्लैटिनम वाले कितने कस्टमर है जो एक्टिव है, तो हमको कस्टमर आईडी, उसके बाद लॉयल्टी, उसके बाद एक्टिव स्टेटस, ये तीनों कॉलम की जरूरत पड़ेगी। कंट्रोल सी, यहां पर मैं क्या करूंगा, पेस्ट एज वैल्यू करूंगा। मैंने पेस्ट एज वैल्यू किया, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। कंट्रोल माइनस, शॉर्टकट क्या है डिलीट करने के लिए, कंट्रोल माइनस। देखो अभी हमें देखना है जो प्लैटिनम वाले एक्टिव कस्टमर का काउंट निकालना है। क्वेश्चन क्या है, काउंट हाउ मेनी प्लैटिनम कस्टमर्स आर एक्टिव। तो अभी मैं क्या करूंगा, काउंट टिप्स का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो यहां पर लिखूंगा प्लैटिनम, नीचे लूंगा एक्टिव, दो कंडीशन मुझे देनी पड़ेगी, और काउंट टिप का फॉर्मूला इक्वल टू काउंट टिप्स क्राइटेरिया रेंज 1 प्लैटिनम यानी कि लॉयल्टी स्टेटस। लॉयल्टी स्टेटस सिलेक्ट किया, कॉमा क्राइटेरिया 1 यानी प्लैटिनम, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 यानी कि एक्टिव स्टेटस, कॉमा क्राइटेरिया 2 मतलब एक्टिव। दोनों को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो 3, कितना आंसर आ गया, 3। अब फिल्टर लगा करके देखेंगे सही है या गलत है। फिल्टर लगाया, इसमें प्लैटिनम ही होना चाहिए, प्लैटिनम को सिलेक्ट किया, ओके प्रेस किया, और एक्टिव ही होना चाहिए। इनएक्टिव को निकाल दूंगा, एक्टिव को ही रखूंगा। देखो प्लैटिनम वाले एक्टिव कस्टमर कितने हैं, सिर्फ 3 कस्टमर है। हमारा आंसर करेक्ट है। इस तरीके से प्लैटिनम एक्टिव फॉर्मूला लगाकर और फिल्टर लगाकर दोनों तरीके से हमने चेक कर लिया, हमारा आंसर करेक्ट है यहां पर। इसको मैं वापस डिलीट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एवरेज फीडबैक पर रीजन। फाइंड एवरेज फीडबैक पर रीजन। तो प्योर टेबल में इसका आंसर प्योर टेबल में निकालेंगे। रीजन को, कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। देखो रीजन को मैंने सिलेक्ट किया, रीजन आ गए, और यहां पर क्या है, फाइंड एवरेज फीडबैक पर रीजन। तो प्योर टेबल में मैं फीडबैक, जो फीडबैक स्कोर कॉलम है, फीडबैक स्कोर, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। लेकिन मुझे क्या निकालना है, एवरेज। यहां पर क्या आया, सम, फीडबैक स्कोर का सम आया, मुझे एवरेज चाहिए। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा,
शो वैल्यू बाय में यहाँ पर एवरेज, देखो सबका एवरेज आ गया, ईस्ट का इतना एवरेज है, नॉर्थ का इतना है, साउथ का इतना है, वेस्ट का इतना है, इस तरीके से सबका रीजन वाइज एवरेज निकल के आ गया। हमारे क्वेश्चन भी वही था, फाइंड एवरेज फीडबैक पर रीजन, हर एक रीजन का फीडबैक स्कोर का एवरेज निकालना है। तो इस तरीके से एवरेज इफ का फॉर्मूला भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। हमने पीओ टेबल में आंसर निकाला। एवरेज इफ का अगर देखना है तो इसके लिए तीनों कॉलम को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? यहाँ पर एवरेज फीडबैक पर रीजन, तो रीजन कॉलम का मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा और फीडबैक स्कोर को भी मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके कंट्रोल सी किया, दोनों सिलेक्ट हो गए। आंसर शीट में पेस्ट एज वैल्यू, पेस्ट एज वैल्यू करना है और यहां पर यूनिक, अब आप अगर देखोगे यहां पर डुप्लीकेट अवेलेबल है, इसके लिए मुझे यूनिक निकालना पड़ेगा। एवरेज अगर निकालना है तो यूनिक डेटा चाहिए। कंट्रोल सी, यहां पर कंट्रोल वी, पेस्ट एज वैल्यू 1 2 3, डेटा में जाकर रिमूव डुप्लीकेट, ओके। तो 4 रीजन यूनिक आ गए। यहां पर लगाऊंगा एवरेज इफ इक्वल टू एवरेज इफ रेंज रीजन कॉमा क्राइटेरिया कॉमा फीडबैक स्कोर को सिलेक्ट करूंगा एवरेज रेंज में। देखो यहां पर आंसर आ गया। इस तरीके से साउथ का कितना है 6.43, प्योर टेबल में साउथ 6.43 दिख रहा है आपको, दोनों आंसर करेक्ट है। नॉर्थ में 6.40, प्योर टेबल में 6.40 नॉर्थ में। ईस्ट में 6.45, प्योर टेबल में ईस्ट में 6.45। तो इस तरीके से आंसर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट डेज सिंस लास्ट परचेस। क्या बोल रहा है ये? कैलकुलेट डेज सिंस लास्ट परचेस। लास्ट परचेस डेट नाम से एक कॉलम है, तो वो परचेस डेट जो दिया है हर एक कस्टमर का, परचेस डेट आज का तारीख जो है, आज तारीख है 18 अक्टूबर 2025। आज की डेट से पीछे लास्ट परचेस डेट तक कितने डेज हुए ये कैलकुलेट करना है। आज के तारीख से जो भी तारीख लास्ट परचेस डेट कॉलम में होगा उस तारीख तक कितने डेज हुए ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए पिवट टेबल में यहां पर मैं लूंगा लास्ट परचेस डेट। इसके लिए यहां पर, हाँ ये देखो लास्ट परचेस डेट, यहां पर मैंने क्लिक किया। अब मुझे सिर्फ परचेस डेट चाहिए, ये ग्रुपिंग नहीं चाहिए। ये मंथ को निकाल दूंगा, क्वार्टर को भी निकाल दूंगा, ईयर को भी निकाल दूंगा। लास्ट परचेस डेट आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं आज का डेट यहां पर ले लूंगा, टुडे इक्वल टू टुडे का फॉर्मूला लगाया, एंटर प्रेस किया, आज का डेट यहां पर आ गया। अब क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, इक्वल टू टुडे माइनस लास्ट परचेज डेट, एंटर। देखो यहाँ पर डेज में आंसर आ गया, ये जो आंसर है ये डेज में यहाँ पर आ गया। इसको मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो देखो यहाँ पर सभी आज के डेट आ गए और ये लास्ट परचेज डेट है। अब मैं क्या करूंगा, इसको भी ड्रैग करूंगा तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कितने डेज हो गए। इस तरीके से यहाँ पर अब मैं इसको क्या करूंगा, सॉर्ट करूंगा। ये जो है यहाँ पर इसको मैं सॉर्ट करूंगा। डेटा में जाकर A to Z सॉर्ट किया, एरर आ रहा है यहाँ पर। वापस से मैं A to Z के ऊपर क्लिक करूंगा, एक्सपांड द सिलेक्शन,
उसके यहाँ पर कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन, ये नहीं चलेगा, यहाँ पर इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। मतलब अभी मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा तीनों को, कंट्रोल सी, बाजू में पेस्ट करूंगा क्योंकि मुझे देखना है डिफरेंस। पेस्ट एज वैल्यू किया, इसको वापस डेट में कन्वर्ट करना है, होम में जाकर डेट, शॉर्ट डेट, जैसे मैंने शॉर्ट डेट में कन्वर्ट किया तो ये मुझे नंबर में चाहिए था, ये वापस नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये नंबर में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको पकड़ के सॉर्ट करेंगे, ए टू जेड डेटा, ए टू जेड कंटिन्यू विथ एक्सपांड द सिलेक्शन, इसी के ऊपर रखूंगा क्योंकि मुझे तीनों कॉलम को सॉर्ट करना है। सॉर्ट के ऊपर क्लिक किया तो देखो यहाँ पर 3 डेज का डिफरेंस आ रहा है। लास्ट परचेज डेट कितना है, 15/10/2025, आज तारीख कितना है, 18/10/2025, कितना डिफरेंस हो गया, 3 दिन का। 14 तारीख 18 तारीख 4 दिन का डिफरेंस, 13 तारीख 18 तारीख 5 दिन का डिफरेंस, इस तरीके से डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या था हमारा, कैलकुलेट डेज सिंस लास्ट परचेस, यानी कि लास्ट परचेस डेट में जो डेट दिया गया है और आज का जो डेट है, इन दोनों के बीच में कितने डेज का डिफरेंस है ये निकालना था। तो ये इस तरीके से हमने आंसर निकाल लिया, यहाँ पर आपको दिख रहा है, प्योर टेबल का यूज किया हमने यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, फिल्टर कस्टमर हुज लास्ट परचेज डेट इन लास्ट 90 डेज। फिल्टर कस्टमर को फिल्टर लगाना है, हुज लास्ट परचेज इन लास्ट 90 डेज, यानी कि लास्ट परचेज डेट जो है वो लास्ट के 90 डेज में आना चाहिए। इसके लिए हमें कस्टमर को फिल्टर का उतने ही कस्टमर को फिल्टर करना है जो पिछले 3 मंथ के अंदर जिनका लास्ट परचेस डेट आता है, ऐसे ही कस्टमर को फिल्टर करना है। ये क्वेश्चन का मीनिंग है। इसके लिए फिल्टर फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, लास्ट परचेस डेट ग्रेटर देन इक्वल टू टुडे माइनस 90, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। आंसर शीट में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लास्ट परचेस डेट को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी, आंसर शीट में कंट्रोल वी, पेस्ट एज वैल्यू। तो अभी ये डेट नंबर में आ गया, वापस इसको शॉर्ट डेट, वापस डेट में कन्वर्ट करना है इसको। अब एक कन्वर्ट हो गया, अब क्या करना है, यहाँ पर फिल्टर लगाना है। कस्टमर आईडी भी यहाँ पर मुझे चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कस्टमर आईडी भी ले लूंगा क्योंकि हमें कस्टमर को भी दिखाना है। तो कस्टमर आईडी को कंट्रोल सी करके इसके बाजू में मैं पेस्ट करूंगा, पेस्ट एज वैल्यू। यहां पर इक्वल टू फिल्टर एरे, तो दोनों को सिलेक्ट करना है, क्वामा इंक्लूड में लास्ट परचेज डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू टुडे, यानी कि आज का डेट, माइनस 90, पिछले 90 दिनों के बीच में आज का डेट और आज के पीछे 90 दिन यानी कि 3 मंथ, इसके बीच में ये डेटा फिल्टर करके आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये कंडीशन लगाया, ब्रैकेट कंप्लीट किया और एंटर प्रेस किया। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको कस्टमर का नाम और परचेज डेट। परचेज डेट को मैं वापस डेट में कन्वर्ट करूंगा, शॉर्ट डेट में। कस्टमर आईडी आ गया, परचेज डेट आ गया। अब क्या करेंगे, इसको ये जो फॉर्मूला है इसको कंट्रोल एक्स करके ऊपर पेस्ट करूंगा मैं, कंट्रोल वी, तो ये ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। और अभी फिल्टर लगाएंगे, पहले तो इसको पेस्ट एज वैल्यू करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, पेस्ट एज वैल्यू, फॉर्मूला चला जाएगा। अब फिल्टर लगाएंगे ऊपर। अब क्या, डेट को फिल्टर करना है,
डेट को यहाँ पर फिल्टर करना है। कौन से ऑर्डर में? फिल्टर करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिल्टर में जाकर 2025, यहाँ पर आपको जुलाई दिख रहा है, तो अभी अभी चल रहा है अक्टूबर, तो देखो पिछले 3 मंथ यानी अक्टूबर से सितंबर, सितंबर से अगस्त, अगस्त से जुलाई, 3 मंथ का ही डेटा यहाँ पर आया हुआ है 2025 का। अभी अगर जुलाई में अगर क्लिक करता हूं तो आपको यहाँ पर जुलाई का डेट देखो, यहाँ पर 20 तारीख दिख रहा है। स्टार्टिंग कहां से हुआ? 20 तारीख। इसके लिए मैं अभी इसको सॉर्ट करूंगा, डेटा टैब में जाकर A to Z सॉर्ट। देखो 20 तारीख सबसे ऊपर आ गया। आज का तारीख क्या है? 18 अक्टूबर, यानी कि 3 महीने अगर हम लोग पीछे चले जाएंगे तो 18 जुलाई 3 मंथ होंगे। तो 18 जुलाई के बाद में ही यानी कि 20 जुलाई से हमारा डेटा यहाँ पर स्टार्ट हो गया। 20 जुलाई, 21 जुलाई, उसके बाद 22, 23, इस तरीके से पिछले 90 दिन के, पिछले 90 दिनों के बीच में जिनका लास्ट परचेस डेट है, वैसे ही कस्टमर यहाँ पर फिल्टर होकर के आ गए। और क्वेश्चन भी वही था। क्वेश्चन क्या था? फिल्टर कस्टमर हुज लास्ट परचेस इन लास्ट 90 डेज। तो ये आंसर यहाँ पर आ गया इसी तरीके से। उसके आगे है क्रिएट पिवोट टू शो एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एवरेज ऑर्डर वैल्यू बाय लॉयल्टी। तो सिर्फ पिवोट टेबल क्रिएट करना है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू बाय लॉयल्टी। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको डिलीट कर देंगे। पिवोट टेबल में यहां पर पिवोट एनालाइज के ऊपर क्लिक करूंगा, फील्ड लिस्ट, देखो इसको मैं निकाल दूंगा। क्वेश्चन क्या था हमारा? एवरेज ऑर्डर वैल्यू बाय लॉयल्टी। तो देखो यहाँ पर एवरेज ऑर्डर वैल्यू, देखो एवरेज ऑर्डर वैल्यू, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, ये वैल्यूज के अंदर चला गया। मैं इसको रोज के अंदर लेके आता हूं, देखो एवरेज ऑर्डर वैल्यू बाय लॉयल्टी। तो लॉयल्टी का जो कॉलम है लॉयल्टी स्टेटस, इसके ऊपर मैं टिक करता हूं, देखो यहाँ पर लॉयल्टी भी आ गया। अब हम लोग लॉयल्टी को ऊपर लेंगे और एवरेज ऑर्डर वैल्यू को नीचे लेंगे, इस तरीके से ये आ गया। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्रिएट पिवोट टू शो एवरेज ऑर्डर वैल्यू बाय लॉयल्टी। तो ये यहाँ पर लॉयल्टी आ गया और एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रहा है। अभी इसको क्या करेंगे अच्छे से दिखने के लिए, पिवोट टेबल एनालाइज में या फिर डिजाइन में जाकर रिपोर्ट लेआउट में टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में कुछ भी नहीं हो रहा है, आउटलाइन फॉर्म वहां पर भी नहीं, कॉम्पैक्ट फॉर्म, तो ये देखो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गया। डिजाइन टैब में इसको मैं वापस टेबुलर फॉर्म में ही रखूंगा क्योंकि समझने के लिए ये अच्छा है। तो इस तरीके से ये आंसर यहाँ पर निकल के आ गया। लॉयल्टी स्टेटस वर्सेस एवरेज ऑफ ऑर्डर वैल्यू, एवरेज ऑर्डर वैल्यू पिवोट। और यहाँ पर ये पूछ रहा है क्रिएट पिवोट टू शो एवरेज ऑर्डर वैल्यू बाय लॉयल्टी। शायद यहाँ पर एवरेज भी निकालना है, एवरेज भी निकालना है, तो मैं यहाँ पर एवरेज निकालूंगा। ये जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है इसको मैं वापस वैल्यू के अंदर लेके जाऊंगा, राइट। अभी देखो लॉयल्टी का स्टेटस यहाँ पर आपको दिख रहा है और ये वैल्यू आपको दिख रहा है, लेकिन अभी ये सम है। क्या है? सम। इसका हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा, समराइज वैल्यू बाय में एवरेज। तो देखो ये एवरेज सबका यहाँ पर निकल के आ गया, लॉयल्टी वाइज एवरेज सभी का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से इसका आंसर निकालना था। आगे का क्वेश्चन, फाइंड कस्टमर्स whose average order value is greater than 1000 and total order is greater than 10। क्या है? कस्टमर निकालने हैं जिनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1000 से ज्यादा है और टोटल ऑर्डर 10 से ज्यादा है। ऐसे ही कस्टमर का डेटा निकालना है। इसके लिए फिल्टर विथ एंड। तो अभी देख लो, फिल्टर फॉर्मूला लगाना है और एंड का लॉजिक लगाना है। तो एंड के लिए स्टार यूज किया जाता है, और के लिए प्लस सिंबल यूज किया जाता है। एंड के लिए स्टार और के लिए प्लस। हमें क्या लगाना है यहाँ पर? एंड, फिल्टर विथ एंड, क्योंकि दो लॉजिकल कंडीशन यहाँ पर देने हैं। कौन से? एवरेज ऑर्डर वैल्यू और टोटल ऑर्डर। तो अभी कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे। पहले कस्टमर
आईडी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एवरेज ऑर्डर वैल्यू और टोटल ऑर्डर, ये दोनों कॉलम को मैं सिलेक्ट करूंगा। कंट्रोल सी, एवरेज शीट में मैं पेस्ट करूंगा। पेस्ट एज वैल्यू, यहां पर लिखूंगा 1000, यहां पर लिखूंगा 10 और यहां पर फिल्टर इक्वल टू फिल्टर एरे, मतलब तीनों कॉलम, कॉमा इंक्लूड, इंक्लूड में कंडीशन देना है एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज ग्रेटर देन 1000, इसको मैं ब्रैकेट में ले लूंगा, ब्रैकेट में। और अभी एंड मतलब वहां पर दिया था स्टार, स्टार, स्टार के ऊपर क्लिक किया, दूसरा ब्रैकेट ओपन किया, टोटल ऑर्डर को सिलेक्ट किया और टोटल ऑर्डर इज ग्रेटर देन 10, तो 10 के ऊपर क्लिक किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, दूसरा ब्रैकेट भी कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो यहां पर सभी डेटा निकल के आ गया आंसर। अभी देखना ये आंसर करेक्ट है या नहीं। तो देखो ऑर्डर, टोटल ऑर्डर, अभी मैं क्या करूंगा, यहां पर कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, ऊपर से पेस्ट करूंगा। ऑलरेडी यहां पर कॉलम के हेडर अवेलेबल है, डिलीट, देखो कॉलम के हेडर है, कंट्रोल एक्स करूंगा, ऊपर पेस्ट करूंगा, तो ये फॉर्मूला भी ऊपर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल सी करूंगा, फॉर्मूला निकाल देना है, पेस्ट एज वैल्यू करना है, फॉर्मूला यहां पर निकल गया। अभी क्या करना है, फिल्टर लगाने हैं और चेक करना है करेक्ट है या नहीं। तो देखो अभी टोटल ऑर्डर में 10 से कम नहीं होना चाहिए, तो देखो 11, 12, 13, 14, 15, 17 टोटल ऑर्डर सभी 10 से ज्यादा आ गए, यानी कि ये कंडीशन करेक्ट है। दूसरा वाला 1000 से ज्यादा होना चाहिए एवरेज ऑर्डर वैल्यू। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में 1008.29 यानी कि 1000 से ज्यादा आया। अभी आप अगर देखोगे सभी आगे के सभी ज्यादा ही है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। हमने ये दो कंडीशन लगाए, फिल्टर का फॉर्मूला लगाया और कौन सा लॉजिक लगाया यहाँ पर, एंड का लॉजिक, एंड मतलब स्टार, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा था एंड का मतलब होता है स्टार। दो कंडीशन मैंने दिए थे, फिल्टर विथ एंड, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ गया। अगला क्वेश्चन, फाइंड स्टेट विथ लोवेस्ट कस्टमर काउंट। ऐसे स्टेट को फाइंड आउट करना है जिनका कस्टमर काउंट सबसे कम है, ऐसे कस्टमर को फाइंड आउट करना है। प्योर टेबल का यूज करेंगे यहाँ पर, फाइंड स्टेट विथ लोवेस्ट कस्टमर काउंट। तो क्या करेंगे, ये दोनों को निकाल देंगे, स्टेट, स्टेट का कॉलम किधर गया, ये देखो स्टेट, स्टेट के नाम आ गए और लोवेस्ट कस्टमर काउंट यानी कि कस्टमर आईडी, इसको मैंने सिलेक्ट किया, लेकिन अभी ये वैल्यू के अंदर में लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे काउंट चाहिए। तो देखो यहाँ पर कस्टमर का काउंट आ गया और स्टेट का नाम, स्टेट का नाम आ गया, कस्टमर का काउंट भी आगे आ गया। इस तरीके से अब हमें लोवेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, लोवेस्ट। तो इसके लिए मैं इसको सॉर्ट करूंगा, कौन से ऑर्डर में, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, सॉर्ट ए टू जेड। तो देखो सबसे कम उड़ीसा, सबसे कम कस्टमर है कितने, 483 उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से 500। अभी ये आगे आगे बड़ा होता जाएगा, जो फिगर है वो बड़ा होता जाएगा। सबसे ज्यादा किसके, महाराष्ट्र के कस्टमर 1480, टोटल मिला करके 10020। इस तरीके से प्योर टेबल में आंसर आता है। ये था फाइंड स्टेट विथ लोवेस्ट कस्टमर काउंट। आगे क्रिएट चार्ट शोविंग टोटल स्पेंड बाय रीजन। प्योर चार्ट क्रिएट करना है टोटल स्पेंड बाय रीजन। इसको मैं निकाल दूंगा, इसको भी निकाल दूंगा। टोटल स्पेंड बाय रीजन, तो रीजन को सिलेक्ट करूंगा, देखो रीजन के नाम आ गए, और टोटल स्पेंड, कॉलम का नाम क्या है, टोटल स्पेंड, इसको मैंने सिलेक्ट किया। और क्वेश्चन क्या है, क्रिएट चार्ट शोविंग टोटल स्पेंड बाय रीजन। तो चार्ट क्रिएट करना है प्योर टेबल से। इसके ऊपर प्योर टेबल के ऊपर क्लिक किया, प्योर टेबल एनालाइज में प्योर चार्ट, ये चार्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, कॉलम चार्ट, ओके प्रेस किया, देखो यहां पर आपको दिख रहा है।
अब यहाँ पर प्लस में डेटा लेबल के ऊपर क्लिक किया तो देखो सभी के लेबल यहाँ पर आ गए। जैसे कि ईस्ट में कितना है 66376, तो ईस्ट में देखो 66376 672.66 यही यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से पिवट चार्ट को क्रिएट करना था। तो ये सभी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन का आंसर यहां पर हमने निकाल लिया इस तरीके से। कुछ डाउट है क्या किसी को? नो सर। अभी देखो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सुन लो। अभी जैसे मैंने क्वेश्चन के आंसर निकाले, ठीक इसी तरह क्वेश्चन के आंसर अगर कोई एक्सेल के ऊपर इंटरव्यू दे रहा है, एक्सेल के ऊपर अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहा है तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चन इंटरव्यू में भी एक्सेल शीट दिया जाएगा और क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको अगर फॉर्मूला आते हैं, पिवट टेबल आता है, प्रैक्टिस है अच्छे से, तो यही क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है जब आपका इंटरव्यू रहेगा तब। अगर कोई एक्सेल के ऊपर इंटरव्यू देता है या फिर देना चाहता है तो यही इसी तरीके से आंसर निकालने होते हैं इंटरव्यू के अंदर भी। और जब आप कंपनी में जाओगे तो पिवट टेबल फॉर्मूला इन्हीं का यूज करके आपको आंसर निकालने हैं वहां पर भी। समझ में आया? यस। लैम्बडा फंक्शन क्या? नंदलाल, तो इंटरव्यू में भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसी तरीके के आंसर निकालने, फॉर्मूला आना चाहिए, पिवट टेबल आना चाहिए। एक्सेल के अंदर मैंने जितना सिखाया अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपके इंटरव्यू में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सभी फॉर्मूले आने चाहिए, सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ, मैक्स इफ, उसके बाद वी लुकअप, एक्स लुकअप, इंडेक्स मैच, उसके बाद पिवट टेबल में सब कुछ आना चाहिए, काउंट निकालते आना चाहिए, एवरेज कैसे निकालना है, सम कैसे निकालना है। अगर ये सब कुछ अगर आपको आता है, अच्छे से प्रैक्टिस है, तो आप एक्सेल में इंटरव्यू दे सकते हो। दूसरी बात, एक्सेल में अगर कोई इंटरव्यू देता है तो पहली बात तो आपको याद रखना है, डेटा साइंस जितने पैकेज आपको नहीं मिलेंगे, जितना डेटा साइंस में पैकेज मिलता है एक्सेल में उतना पैकेज नहीं मिलता है। अगर आप 4 इयर्स का एक्सपीरियंस लगाते हो, 4 इयर्स का, तो आपको ज्यादा से ज्यादा जितना मैंने सिखाया, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 लाख रुपए का ही पैकेज मिलेगा, उससे ज्यादा पैकेज नहीं मिलेगा। वो भी अगर 4 साल का एक्सपीरियंस लगाते हो तब ही मिलेगा। तो ये बात भी ध्यान में रखना है। डेटा साइंस में पैकेज मिलते हैं 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, उतने पैकेज एक्सेल के अंदर नहीं मिलते। एज ए डेटा एनालिस्ट आप अगर ज्वाइन करते हो कहीं पर तो वो भी एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। 3.5 साल या 4 साल का अगर एक्सपीरियंस मिलता है तो आपको कम से कम 5 से 6 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का पैकेज मतलब आपको 35,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा। कितना? 35,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल सकता है अगर आप एक्सेल को अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो। और ये सभी चीजें आनी चाहिए जितने मैंने सिखाई, पिवट टेबल और सभी फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से आते हैं तो। इसके अलावा एक्सेल के अंदर अगर आपको 9 लाख 10 लाख तक पैकेज अगर आपको चाहिए, 9 लाख 10 लाख तक, तब आपको क्या क्या आना चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूं। तो देखो मैं अभी एक्सेल के अंदर आपको दिखाता हूं। देखो एक्सेल के अंदर बेसिक फॉर्मूला जितने हमने सीखे, सभी बेसिक फॉर्मूला, एडवांस लेवल के जैसे कि डायनेमिक एरे, एडवांस फॉर्मूला। उसके बाद आता है पिवट टेबल। पिवट टेबल मतलब पिवट चार्ट, स्लाइसर, जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाए थे वो सब कुछ यहाँ पर कवर होंगे। ये आपको अगर आता है ये तीनों चीजें, तो अगर आप 4 इयर्स, यहाँ पर भी 4 इयर्स, सबका एक्सपीरियंस अगर 4 इयर्स लगाते हो तो आपको कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का पैकेज यहाँ पर
मिलेगा। कितने का? 5 लाख या 6 लाख रुपए का। यहां पर इसको मैं नंबर में कन्वर्ट करूंगा। एलपीए, एलपीए ये है एक्सपीरियंस, ये है स्किल, ये तीनों चीजें। इसके अंदर और एक आता है पावर क्वेरी, पावर क्वेरी एडिटर, पावर पिवोट। ये अगर आप अच्छे से सीख जाते हो इतनी सारी, और अगर ये एक्सपीरियंस इतना लगाते हो 4 इयर्स का, तो ये पैकेज आपका 6 लाख भी होगा। 6 लाख तक। और इसके अलावा इसमें एक और टॉपिक आता है एक्सेल में, इसका नाम है विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन। ये एक और टॉपिक है एक्सेल के अंदर। ये अगर हम लोग सीखने जाएंगे अभी, ये अगर मैं आपको सिखाना चाहूँ बेसिक विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन, तो ये प्रोग्रामिंग है। क्या है? प्रोग्रामिंग। किसकी? एक्सेल की। जैसे पाइथन प्रोग्राम, ठीक उसी तरह ये एक्सेल की प्रोग्रामिंग है, ऑटोमेशन के लिए यूज की जाती है ये। तो इसमें अगर आप 4 इयर्स का एक्सपीरियंस लगाते हो, तो यही पैकेज आपको 9 एलपीए से 10 एलपीए, कितना? 9 से 10 लाख रुपए तक का पैकेज आपको मिल सकता है इसके अंदर, एक्सेल के अंदर। तो ये इतना सारा इंपॉर्टेंट चीजें है। तो अभी तक हमने इतना सीखा था। ये टॉपिक पावर बीआई के अंदर भी है, और ये दोनों में से हमने पावर पिवोट तो डेटा मॉडल के अंदर सीखा था, पावर पिवोट। अब पावर क्वेरी एडिटर रह गया था। वो टॉपिक आपको पावर बीआई के अंदर भी सीखने को मिलेगा, पावर क्वेरी एडिटर। तो ये सभी टॉपिक अगर आपको आते हैं तो 5 से 6 लाख रुपए तक का पैकेज आपको मिलेगा। 6 लाख यानी कि मंथली 45,000 पेमेंट। कितना पेमेंट? 45,000 मंथली आपको मिल सकता है इतना, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो। और ये 10 लाख का मतलब होता है 65 से 70,000 के बीच में यहां पर आपको पैकेज मिल सकता है, अगर ये टॉपिक आपको आता है तो ये सीखने के लिए अगर मैं सिखाना चालू करूं, तो ये हमको सीखने के लिए कम से कम 3 से 4 मंथ लगेंगे ये सीखने के लिए। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग है एक्सेल की ये लेकिन अगर ये सीख गए तो आपको 10 लाख रुपए तक के पैकेज भी मिल सकते हैं। मार्केट के अंदर इसके भी जॉब्स अवेलेबल है, 65 से 70,000 पर मंथ। इस तरीके से एक्सेल के अंदर इतना सारा नॉलेज अवेलेबल है एक्सेल के अंदर। आपको क्या करना है? किसी को अगर डेटा साइंस में प्रॉब्लम आ रहा है, डेटा साइंस बहुत हार्ड जा रहा है, तो आपको जॉब मिल सकते हैं, लेकिन आपको ये सभी चीजें अच्छे से प्रिपेयर करनी होगी। अगर डेटा साइंस आपको हार्ड जा रहा है, सीखने में दिक्कत आ रही है, या फिर नॉलेज आपका मतलब उतना आप स्टडी नहीं कर सकते, तो फिर आपको ये अगर आप सीख लेते हो तो आपको 5 से 6 लाख रुपए तक का पैकेज आपको मिल सकता है। ये टॉपिक मैंने अभी तक लिया नहीं है पावर क्वेरी, लेकिन ये आपको पावर बीआई के अंदर भी सीखने को मिलेगा। अगर पावर बीआई सीखते हो तो वहां पर भी ये पावर क्वेरी एडिटर आपको सीखने को मिल जाएगा। और ये स्पेशल टॉपिक है विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन। ये सीखने के लिए हमको 3 से 4 मंथ लगेंगे। ये स्पेशल कोर्स होता है इसका, विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन। तो आप पोजीशन यहां पर मैं लिख देता हूं, पोजीशन देखो यहां पर डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट रोल क्या रहेगा आपका? अगर आपको ये सब कुछ आता है तो आप डेटा एनालिस्ट करके ज्वाइन कर सकते हो कंपनी में। और अगर ये आपको आता है, ये वीबीए, विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन, इसका शॉर्टकट क्या है? वीबीए।
इसको बोला जाता है VBA, शॉर्टकट VBA, यानी कि विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ पर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पोजीशन मिल सकता है कंपनी में, या फिर VBA डेवलपर, ये पोजीशन आपको कंपनी में मिल सकता है, ये VBA अगर आपको आता है तो इस तरीके का है एक्सेल। जिन लोगों को प्रिपरेशन करना है उनके लिए ये जानकारी मैंने दी थी। बाकी लोगों को, अगर जो डेटा साइंस में प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको यहाँ पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको डेटा साइंस हार्ड लग रहा है उनके लिए ये जानकारी मैंने यहाँ पर दी है आपको। समझ में आया? हाँ, हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये डेटा एनालिस्ट के जॉब कंपनी के अंदर ही रहेंगे या रिमोट एक्सेस भी रहता है सर इसका? कहाँ पर? कंपनी के अंदर ही जॉब रहते हैं या रिमोट घर के बैठे बैठे भी अपन काम कर सकते हैं उसका? नहीं। रिमोट एक्सेस भी मिलता है क्या? नहीं, ये एक्सेल का जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट आपको वर्क फ्रॉम होम या फिर हाइब्रिड मोड नहीं मिलेगा। कम से कम मिलेगा, मतलब कम से कम मतलब 100 कंपनी में 5 कंपनियां ऐसी रहेंगी जो डेटा एनालिस्ट वर्क फ्रॉम होम या फिर हाइब्रिड मोड देंगी। एज ए डेटा एनालिस्ट में बात कर रहा हूं। पावर BI, एक्सेल, SQL एंड पाइथन, ये चारों टूल मिलाकर एज ए डेटा एनालिस्ट आपका जॉब अगर आपको लगता है तो ज्यादा से ज्यादा आपको वर्क फ्रॉम होम मिलने के चांसेस बहुत कम है। हाइब्रिड मोड भी बहुत कम है, 2 दिन ऑफिस 4 दिन घर, ऐसे भी बहुत कम चांसेस है। नहीं मिलता ये जॉब। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये जॉब ऐसा है डेटा एनालिस्ट का, आपको जाकर के टीम्स मीटिंग में आपको प्रेजेंटेशन देना होता है, डैशबोर्ड बनाकर आपको मीटिंग्स में मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करने होते हैं। घर पे रह करके ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये जॉब वर्क फ्रॉम ऑफिस ही होते हैं ज्यादातर। वर्क फ्रॉम होम आपको नहीं मिलेगा। 5 कंपनियां, 100 में 5 कंपनियां रहेगी जो देगी आपको, लेकिन कम से कम 95 या 90% चांसेस है आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस ही जॉब रहेगा। वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड आपको नहीं मिलेगा। डेटा साइंस में आपको वर्क फ्रॉम होम या फिर हाइब्रिड मोड मिलेगा आपको डेटा साइंस में, डेटा एनालिस्ट में नहीं मिलेगा आपको। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। हाँ, और इसके अलावा और कुछ है पूछने के लिए? किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, डाउट जो भी रहेगा मन में। सर ये अपना लास्ट सेशन है या और होने वाले सेशन अपने? नहीं, आज हमारा सेशन खत्म हो रहा है। एक्सेल हमारा आज खत्म हो जाएगा। आज का लास्ट लेक्चर है हमारा। आगे ओके सर। आगे कोई क्वेश्चन है किसी को? आगे हम कोई और टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं क्या सर? क्या? दूसरी टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं क्या? हाँ, दूसरे टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी बाद में स्टार्ट करेंगे, दिवाली के बाद में। ओके सर। कौन हैप्पी सा? दिवाली। पावर बीआई रहेगा। उसके बाद SQL तो आपका हो गया है, पाइथन भी आपका ऑलमोस्ट हो गया है। अब रह गया पावर बीआई। एक्सेल भी आपका ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो अभी मतलब ज्यादा कुछ, पावर बीआई एक टूल है जो पावर बीआई, और एक टैब्ल्यू भी है। लेकिन टैब्ल्यू का क्या है, टैब्ल्यू के मार्केट में पावर बीआई की वैकेंसी ज्यादा है। टैब्ल्यू के कंपैरिजन में पावर बीआई की वैकेंसी एज ए डेटा एनालिस्ट ज्यादा होती है मार्केट में। और टैब्ल्यू जो है वो बहुत कम जगह पे यूज किया जाता है, तो टैब्ल्यू सीखने का ज्यादा कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा है कि पावर बीआई सीख लो। पावर बीआई में पावर बीआई एक्सेल सीख गए तो आपको एज ए डेटा एनालिस्ट जॉब मिल सकता है। एक्सेल के अंदर भी जॉब मिल सकता है, लेकिन एक्सेल के अंदर वैकेंसी बहुत कम होती है। मान लीजिए कि आपने अगर एक्सेल के ऊपर प्रिपरेशन कर भी लिया तो महीने में आपको 3 से 4 ही कॉल आ जाएंगे एक्सेल के ऊपर एज ए डेटा एनालिस्ट। सिर्फ एक्सेल की बात कर रहा हूं, बाकी किसी टूल की नहीं, ना SQL, ना पाइथन, ना पावर बीआई, सिर्फ एक्सेल की बात कर रहा हूं। अगर आप प्रोफाइल ऑन करते हो या फिर मतलब कोई अगर सोच रहा है कि एक्सेल के ऊपर मुझे जॉब करना है, तो आपको मंथ में अगर आप प्रोफाइल ऑन भी करते हो तो 3 या 4 ही कॉल एज ए डेटा एनालिस्ट आपको आएंगे। वो भी एक्सपीरियंस 4 साल का होना चाहिए।
ज्यादा कॉल्स एक्सेल के अंदर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक्सेल बहुत इजी होने के कारण लोग डेटा साइंस के ऊपर स्विच करते हैं, या फिर बाकी के टूल जैसे एसक्यूएल, पावर बीआई, पाइथन, ये होने के कारण एज ए डेटा एनालिस्ट आपको ज्यादा कॉल आएंगे, बट सिर्फ एक्सेल के ऊपर बहुत कम कॉल आएंगे। 3 से 4 ही कॉल मंथ में आपको आ सकते हैं, एक मंथ में। तो आपको मतलब जॉब ज्वाइन करने के लिए टाइम भी बहुत ज्यादा लग सकता है एज ए डेटा एनालिस्ट, सिर्फ एक्सेल, बाकी टूल्स की मैं बात नहीं कर रहा। ओके, ओके सर। और कुछ डाउट? किसी को कुछ डाउट है और? नो सर। सर ये पावर भी है आगे दिवाली के बाद लेने वाले हैं क्या सर आप? कैसे रहेगा उसका? पावर बीआई का अभी मुझे तो अभी पता नहीं है, लेकिन दिवाली के बाद रहेगा शायद। ओके ठीक है, चलो। तो आज का हमारा लास्ट लेक्चर था, इसके बाद लेक्चर नहीं होंगे। सर अभी एक्सेल का प्रैक्टिस हमारा स्टार्ट रहेगा ना, तो उसके बाद अगर हमें कुछ डाउट्स आते हैं तो पूछ सकते हैं ना आप? डाउट आते हैं तो बिंदास कॉल करना है, कभी भी आप कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर मैं आपको दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पर मेरा नंबर है 8605415852। नोट डाउन कर लो, 8605415852। मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जो भी चाहे कर सकते हो, कभी भी मैं आपको हेल्प करूंगा। ओके? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सबको, हैप्पी दिवाली।